नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। चुंबकत्व एवं द्रव्य, इस चैप्टर की शुरुआत हम पिछले लेक्चर से कर चुके हैं। आपको मैंने बता दिया कि इसमें इनिशियल जो 30% 40% पोर्शन होगा वो दंड चुंबक यानी बार मैग्नेट पर कंसंट्रेट रहेगा, जिसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ रहे। थ्योरेटिकल चैप्टर है ना, तो शुरुआत में थ्योरेटिकल, फिर बीच बीच में डेरिवेशन भी आते रहते हैं, ऐसी बात नहीं। तो सब हम दंड चुंबक के गुण पढ़ रहे थे। मेरा ख्याल है 6-7 करीब अपन ने पढ़ लिए थे। इस चैप्टर में मैंने ये भी बता दिया था कि शुरू में इसमें टॉपिक को एक सही जगह पर रोक पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी है। तो इसलिए थोड़ा सा 1-2 लेक्चर या शुरुआत के लेक्चर ऐसे टूटेंगे, टॉपिक टूटेंगे। जैसे मान लो मैंने बताया कि आपको 6-7 प्रॉपर्टीज कल पढ़ा दी होंगी, अब रिमेनिंग प्रॉपर्टी आज पढ़ाएंगे, है ना। तो सब दंड चुंबक से संबंधित या उससे रिलेटेड गुण पढ़ा रहे हैं, है ना। कल के बाद अब कंटिन्यू हो जाए सब। आप कल अपन ने मेरा ख्याल है लास्ट पढ़ाया है प्रभावकारी लंबाई करके पढ़ाया होगा, है ना, क्योंकि चुंबकीय अक्ष, निरक्ष और प्रभावकारी लंबाई पे एंड कर दिया था। अब आ जाइए साहब चुंबकीय याम्योत्तर। याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर। तो याम्योत्तर का तो आप सीधा सीधा अर्थ समझ लो, दीवार तल, है ना। चुंबकीय लिख रहा आगे, तो ऐसे समझो आप एक दंड चुंबक को आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाइए। उस दंड चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। एक बार और सुनिए परिभाषा। दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसके ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा मतलब अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। मतलब एक दीवार है जो चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से ऊर्ध्वाधर गुजरती है ना। अगली डेफिनेशन, अब आती दूसरी दीवार की बात। भौगोलिक याम्योत्तर, ये दूसरी वाली दीवार है ना। अब भौगोलिक याम्योत्तर का चुंबकीय याम्योत्तर से कोई कनेक्शन नहीं है किसी प्रकार का। इन दोनों को आप अलग रखें। अब यूं कहें, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, चुंबक वाले उत्तरी ध्रुव की बात नहीं कर रहा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वह वाले पोल जिनके पारित पृथ्वी घूर्णन करती है, यानी उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की बात कर रहा हूं। यहां मैं चुंबक की बात ही नहीं कर रहा। तो सब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव या उत्तर दिशा, वह दक्षिणी ध्रुव यानी दक्षिण दिशा को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल यानी दीवार को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। तो ये सब दिशाओं से गुजरने वाला, यदि उत्तर व दक्षिण दिशाओं से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल है, मतलब दीवार है। अब आ जाइए, सब छोटी छोटी बातें चल रही हैं सब। चुंबकीय ध्रुवों के मध्य बल, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य बल सभी जानते हैं। सजातीय ध्रुव जैसे NN, जैसे SS, सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इनके बीच रिपल्शन होता है, इनके बीच रिपल्शन होता है। ये सजातीय ध्रुव यानी लाइक पोल। जबकि विजातीय ध्रुव
अनलाइक पोल, इनके बीच में, उधर तो ऊपर तो प्रतिकर्षण, इनके बीच में सदैव आकर्षण होता है। ये कोई नई सी बात तो है नहीं, एक सिंपल सी बात है जिसे सभी बच्चे जानते हैं कि सब विजातीय ध्रुव यानी एन तथा एस के मध्य आकर्षण होता है, जबकि सजातीय ध्रुव मतलब एन एन व एस एस के मध्य प्रतिकर्षण होता है। अब इसमें एक बात जो मैं विशेष बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रतिकर्षण किसी वस्तु के चुंबक होने का निश्चित प्रमाण है। भाई आकर्षण की जहां तक बात है, जैसे मान लो कोई वस्तु चुंबक से आकर्षित हो गई, तो क्या वह वस्तु चुंबक है? नहीं, वो केवल लोहा भी हो सकता है। कोई वस्तु अगर चुंबक से आकर्षित हो जाती है तो उस आकर्षित होने वाली वस्तु को क्या आप चुंबक बोलेंगे? नेवर। वो केवल लोहा भी हो सकता है जो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। लेकिन कोई वस्तु अगर चुंबक से प्रतिकर्षित होती है तो 100% वह वस्तु चुंबक है, क्योंकि एन एन के बीच में प्रतिकर्षण होता है तो उस वस्तु के अंदर एन है। एस एस के बीच में प्रतिकर्षण होता है तो इसका मतलब उस वस्तु के अंदर एस है, और जहां एन तथा एस है फिर उसको आपको चुंबक ही कहना पड़ेगा, है ना। तो सब प्रतिकर्षण किसी वस्तु के चुंबक होने का निश्चित प्रमाण है। छोटी छोटी परिभाषाएं चल रही हैं, सब आराम से सुनिए आप। विचुंबकन, क्लियर? आप चुंबक दो पढ़ चुके हो, एक धारा वाला, वो भी कृत्रिम चुंबक था, एक धारा से बनाए जाने वाला दंड चुंबक, ये भी चुंबक ही है जब। अब धारा वाला चुंबक क्यों श्रेष्ठ है वो आपको यहां समझ में आ सकता है कि धारा वाले चुंबक को हम क्यों सर्वोत्तम मानते हैं या क्यों बेस्ट मानते हैं। तो सब दंड चुंबक को रगड़ने यानी घर्षित करने पर, उसके ऊंचाई से गिरने पर, उसे गर्म करने पर, और ये सब न भी हो तो समय बीतने पर धीरे धीरे उसके चुंबकत्व में कमी आती जाती है और अंत में उसका चुंबकत्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जिसे हम विचुंबकन कहते हैं। क्लियर साहब? तो सब कहने का मतलब, अगर आप किसी मटेरियल को चुंबक बना के काम में ले रहे हो तो ये बनाते समय ही समझ जाओ कि वो मेटेरियल एक न एक दिन विचुंबकित होगा ही, यानी उसके चुंबकत्व में कमी आएगी ही। उसके कई सारे कारण सामने, गिरने से, घर्षण से, समय बीतने पर, गर्म करने से। तो जिसको आपने चुंबक बनाया किसी भी मटेरियल को, तो ये आप बनाते समय समझ जाओ कि इसका चुंबकत्व कभी न कभी खत्म होगा। लेकिन अगर कोई चुंबक धारा से निर्मित है, जैसे मान लो अपन परिनालिका की बात करें, परिनालिका में B बराबर μ0 Ni, तो परिनालिका में जब तक धारा है तब तक चुंबक है, उसके चुंबकत्व को खत्म नहीं कर सकते। तो इसलिए धारावाही चुंबक सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम है मटेरियल चुंबक की तुलना में। अब आ जाइए साहब अगली बात, चुंबकीय संतृप्ति। ये बात भी पुनः ये सिद्ध करेगी कि वास्तव में धारावाही चुंबक या धारा से निर्मित चुंबक सबसे बेस्ट है। ये पुनः उस बात को स्थापित कर देगा ये जो अपन पढ़ रहे हैं। चुंबकीय संतृप्ति, ये सब किसी पदार्थ में धारावाही लूप में नहीं, किसी पदार्थ में चुंबकत्व की अधिकतम सीमा को चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं।
ऐसा कहने से ये तो स्पष्ट हो गया कि इसका मतलब किसी मटेरियल को जब मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं तो ठीक है, मटेरियल मैग्नेट बनेगा, लेकिन उसका मैग्नेटिज्म मतलब उस मटेरियल का चुंबकत्व एक सीमा तक ही है। एक सीमा के बाद उस मटेरियल के मैग्नेटिज्म में वृद्धि करना संभव नहीं है, क्योंकि हम मटेरियल के लिए तो पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक सैचुरेशन है ना, तो वो मटेरियल के लिए पढ़े, ये धारावाही के लिए नहीं पढ़े। धारावाही में तो साफ है कि आप जैसे जैसे धारा बढ़ाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। तो धारावाही में तो इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है। धारावाही में चुंबकीय संतृप्ति जैसे शब्द की कोई उसका अर्थ नहीं है, क्योंकि धारा में कोई चुंबकीय क्षेत्र की लिमिट नहीं है। लेकिन मटेरियल, जैसे आप एक लोहे की छड़ को चुंबक बनाते हो तो उसका चुंबकत्व तो बढ़ाते चलोगे, ठीक है, बढ़ रहा है। कब तक? उस मटेरियल के मैग्नेट की या मैग्नेटिज्म की एक लिमिट है, उससे ज्यादा मैग्नेटिज्म ग्रो करना उसमें पॉसिबल नहीं है। उस चुंबकत्व की अधिकतम सीमा को ही चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं, है ना। अब आइए सब, चुंबकीय द्विध्रुव मैग्नेटिक डाइपोल, क्लियर। चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं? वह सभी निकाय जो चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण अनुभव करते हैं, घूर्णन अनुभव करते हैं, जो उस वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, उन सभी निकाय को हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। जैसे धारावाही लूप है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, धारावाही लूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है, भला गुण पढ़ा, टो बराबर NI/AB sin थीटा, ये पढ़ा अपन, टो इज इक्वल टू NI/AB sin थीटा। इसको अपन ने MB sin थीटा भी कहा था, क्योंकि NIA का मतलब M है ना, चुंबकीय आघूर्ण, लूप का चुंबकीय आघूर्ण, है ना। तो कहने का मतलब वह सभी निकाय चुंबकीय द्विध्रुव माने जाएंगे जो चुंबकीय क्षेत्र में बलाघूर्ण अनुभव करते हो, अर्थात घूर्णन करते हो। ये बलाघूर्ण उन्हें निकाय को मतलब चुंबकीय क्षेत्र में के संरेखित लाने का प्रयास करता है, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं। जैसे धारावाही लूप, जैसे धारावाही परिनालिका, जैसे दंड चुंबक, ये सभी चुंबकीय द्विध्रुव हैं, है ना। धारावाही लूप है, धारावाही परिनालिका है, दंड चुंबक, ये सभी घूर्णन अनुभव करते हैं। तो बच्चों ये तो ही छोटी छोटी डेफिनेशंस। दंड चुंबक से संदर्भ में अभी बातें समाप्त नहीं हुई हैं। अब ये है कि अब बड़े बड़े टॉपिक के रूप में दंड चुंबक के संदर्भ में बातें आएंगी, है ना। तो सब अब मैं बड़े बड़े टॉपिक के रूप में बातें करूंगा। अब यहां पर आपको पहले मैं टॉपिक लिखता हूं, फिर मैं आपको बात को समझाऊंगा, है ना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैं जगह को बचाता हुआ लिखता हूं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मैं अभी आपको पहले कुछ बात समझाना चाहूंगा, है ना, फिर आगे बात। अब कुछ टॉपिक ऐसे होंगे बच्चों जो डबल चलेंगे। डबल कैसे चलेंगे साहब, मैं आपको समझा देता हूं। एक धारावाही लूप भी चुंबक है, ये बात अपन पिछले चैप्टर के समय कर चुके थे, और अगर आपको याद नहीं रही हो तो मैं आपको अभी दिखा भी देता हूं। ये धारावाही लूप है, इसमें
अगर धारा आपने इस तरह से प्रवाहित कर रखी है तो इसका मतलब इधर इस तल, ये तल n की तरह बिहेव कर रहा है और ये तल s की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसी परिनालिका में जब हमने धारा प्रवाहित की थी तो कहा था इधर s बनेगा, इधर n बनेगा, कहा था, है ना सब। तो कहने का मतलब दंड चुंबक में तो है, उसीलिए उसको लोहे की छड़ नहीं कहते, उसको दंड चुंबक कहते हैं। लेकिन धारावाही लूप में भी n और s हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो दोनों में आपको पढ़ने पड़ेंगे। दोनों में पढ़ने पड़ेंगे का मतलब आपको दंड चुंबक में भी और धारावाही लूप में भी। हालांकि धारावाही लूप के लिए हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ठीक है, भौतिक राशि के रूप में उसको हमने इतनी तवज्जो पिछले चैप्टर में नहीं दी। पिछले चैप्टर में हमारा चुंबकीय क्षेत्र, बल, इसी पर फोकस था। हमें उस समय चुंबक से संबंधित राशियों पर हमारा इतना फोकस नहीं था। तो यहां पर अब टॉपिक में डिवीजन होगा। डिवीजन का मतलब आप समझ गए कि कुछ टॉपिक अब डबल डबल रहेंगे, वह दंड चुंबक के लिए भी पढ़ने पड़ेंगे और धारावाही लूप के लिए भी, जैसे ये टॉपिक है ना। अब आप कहेंगे कि ये तो टेंशन वाली बात होगी। नहीं, धारावाही लूप की तो नकल आपको, सॉरी, दंड चुंबक के लिए तो आपको स्थिर वैद्युतिकी से नकल कर देनी है, जैसा कि मैंने कल वाले लेक्चर में शुरुआत में किया था। कल वाले लेक्चर के शुरुआत में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि आप दंड चुंबक के संदर्भ में कुछ अगर जानते नहीं हैं तो आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उसकी नकल स्थिर वैद्युतिकी से ऐसी की ऐसी करनी है। किसके लिए? दंड चुंबक के लिए। तो अभी हम 1 2 4 टॉपिक ले रहे हैं। अभी ये पहला है उनमें से, दंड चुंबक ही चल रहा है, अभी टॉपिक चेंज नहीं हुआ है ना। दंड चुंबक चलेगा, थोड़ा सा और चलेगा, फिर टॉपिक चेंज होगा, मैं आपको बताऊंगा इसे। तो सब दंड चुंबक के लिए तो आपको स्थिर वैद्युतिकी पर निर्भर रहना है, स्थिर वैद्युतिकी से नकल कर देनी है, नकल ही करनी है, सीधी सी बात बोल रहा हूं, उसको ज्यादा फिर घुमाए फिराने से। और धारावाही लूप के लिए आप पढ़ ही चुके है ना। अब साहब इस टॉपिक को उसी रिदम में समझिए आप, है ना। तो साहब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ए, पहले अपन पढ़ रहे हैं दंड चुंबक के लिए, है ना, दंड चुंबक के लिए। अब आपको कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, m बराबर q इंटू 2a। अब आप कहेंगे साहब ये कहां से आया? अरे भैया, जब आपसे कह दिया कि आप किससे नकल कर दो? स्थिर वैद्युतिकी से। स्थिर वैद्युतिकी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, P। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P क्या लिखा था आपने? Q इंटू 2a। यहां पर 2a की जगह 2l ले लेंगे अपन चुंबक में ना, a में समांतर रखेंगे ना, तो फिर अपने को क्या है, दिक्कत हो जाएगी। तो मैं वहां तो a लिखा था, यहां पर l लिखूंगा ना, प्रभावकारी लंबाई को ना। तो सब जैसा मैंने कहा था वैसे कर दिया, है ना। दंड चुंबक के लिए वहां पर आपने पढ़ा था स्थिर वैद्युतिकी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a। मैंने ऐसी कैसी नकल कर दी। Q की जगह क्या आएगा? Q की जगह आएगा स्मॉल m, है ना। नकल में भी थोड़ी सी ध्यान नहीं रही, है ना। तो Q की जगह आ गया स्मॉल m, है ना। 2a की जगह आ गया 2l। परिभाषा भी वही रहेगी, है ना। दंड चुंबक के किसी एक ध्रुव की प्रबलता व ध्रुवों के बीच दूरी के गुणनफल को दंड चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बिल्कुल, है ना। दंड चुंबक के किसी एक ध्रुव की प्रबलता स्मॉल m तथा ध्रुवों के बीच दूरी 2a के गुणनफल को चुंबकीय या दंड चुंबक के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वही देखो, Q की जगह आ गया m, 2a की जगह आ गया 2l, है ना। मात्रक निकाल लें।
स्मॉल m का मात्रक एम्पेयर इंटू मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, तो ये मात्रक हो गया एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। दिशा वैसी की वैसी नकल कर दो। P की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ऋण से धनावेश की ओर थी। एग्जैक्टली चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M की दिशा ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा यानी अक्ष के अनुदिश, माइनस मतलब S प्लस मतलब N, माइनस यानी S से प्लस N की ओर होती है ना। तो सब M की दिशा और P की दिशा सिमिलर होगी। ये S से N की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। ये भी अक्ष की दिशा में होती है और ये भी अक्ष की दिशा में होती है। ठीक है साहब। तो दंड चुंबक के लिए अब आप समझ गए होंगे, बिल्कुल एज इट इज नकल करनी है और कुछ भी नहीं। ठीक। अब इसमें साहब कुछ छोटी छोटी चीजें बताता हूं आपको, या आपने निकाल लिया। छोटी छोटी चीजें मतलब जैसे इसको ऑपरेट करना। ऑपरेट करने का मतलब जैसे छोटे मोटे कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो छोटे मोटे न्यूमेरिकल आपको कैसे करने वो मैं आपको समझाता हूं, है ना। M की कैलकुलेशन, जबकि दंड चुंबक को समान दो भागों में काटे। किसमें? समान दो भागों में। समान दो भागों में काटने के दो तरीके। पहला तो लंबाई के लंबवत। अब साहब आपने लंबाई के लंबवत समान दो टुकड़े कर दिए। जैसे ये अपन दंड चुंबक की लंबाई 12 मानते हैं, तो ये M, ये M, N और S जो भी लिखना हो लिख दो आप। ये लंबाई 12। अब इसके आपने समान दो टुकड़े कर दिए। ये सब इक्वली 2 पार्ट कर दिए। ये इक्वल 2 पार्ट कर दिए। जब लंबाई के लंबवत आप काटते हैं तो ध्रुव प्रबलता चेंज नहीं होती है ना, लेकिन लंबाई अब आधी रहेगी। ये भी L है और ये भी L है। अब चुंबकीय आघूर्ण निकालो हर पीस का, कोई सा भी पीस ले लो। ध्रुव प्रबलता तो M ही लिखोगे, पर लंबाई पहले की आधी लिखोगे। अब M इंटू 12 इज इक्वल टू कैपिटल M, उसका 2, तो M1 इज इक्वल टू कितना हो गया? M/2। यानी अगर दंड चुंबक को लंबाई के लंबवत समान दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो चुंबकीय आघूर्ण आधा रह जाता पहले का। ठीक है। अगर मान लो अपन चौड़ाई के लंबवत काटते, चौड़ाई के लंबवत या लंबाई की दिशा में काटते, लंबाई की दिशा में, अब देखा क्या होता। तो ये सब वही दंड चुंबक जिसकी लंबाई अपन ने 12 ही लेनी होती है या 12 ही फिक्स कर रखी है। ये इसका पॉलिस्टेन ध्रुव प्रबलता। अब आप लंबाई की दिशा में समान दो टुकड़े करने जा रहे हैं, यानी एक टुकड़ा ये रहा और एक टुकड़ा ये नीचे पटक देता हूं। दोनों की लंबाई 12 ही है, ये ध्यान रखें, क्योंकि मैंने लंबाई के दिशा में काटा, लेकिन अब ध्रुव प्रबलता कितनी होगी? आधी हो जाएगी, M/2, है ना। क्लियर? तो सब अब अगर मैं आपसे कहूं कि चुंबकीय आघूर्ण प्रत्येक टुकड़े का बताओ, तो अब आप कहोगे ध्रुव प्रबलता एंड ध्रुवों के बीच की दूरी का गुणनफल। तो ध्रुवों के बीच की दूरी तो अभी भी 12 है। M इंटू 12 को क्या लिखोगे? कैपिटल M। यानी अब भी चुंबकीय आघूर्ण कितना रह गया? पहले का आधा रह गया, है ना। आपसे तीसरी सिचुएशन में ऐसा बोलें कि सब आपने PL लंबाई के दंड चुंबक को अर्धवृत्त में मोड़ दिया, है ना। तो सब 12 लंबाई का दंड चुंबक है जिसे आप आधे वृत्त में मोड़ रहे हो, है ना। ये ध्रुव
इसकी पोजीशन बता दी अपन ने, ये इसको अर्धवृत्त, ये उसका अर्धवृत्त का सेंटर, ये अक्ष भी अर्धवृत्ताकार हो जाएगी, ये आर इसकी रेडियस। तो सब आपने जो 12 लंबाई का मैग्नेट था, जिसकी प्रभावकारी लंबाई हम कितने अज्यूम करते थे 12, उसको आर त्रिज्या के अर्धवृत्त में मोड़ दिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि साहब चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, तो देखो आप ये कहोगे कि ध्रुव प्रबलता एवं ध्रुवों के बीच की दूरी, तो ध्रुवों के बीच की दूरी व्यास के बराबर, आर त्रिज्या है तो व्यास कितना हुआ 2r हुआ। यानी अब आप कहेंगे m3 इज इक्वल टू ध्रुव प्रबलता एवं ध्रुवों के बीच की दूरी 2r। ठीक है, चलो सब 2r की वैल्यू पुट करनी है आपको, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें, है ना। 2r की वैल्यू आधी परिधि 2 पाई r बटा 2, ये आधी परिधि किसके बराबर होनी चाहिए, चुंबक की कुल लंबाई के बराबर। भाई आर त्रिज्या का बना है ना अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त की लंबाई कितनी होगी, मैं अलग पेन से भी दिखाते जाता हूं। ये अर्धवृत्त की लंबाई है परिधि की आधी, और ये किसके बराबर होनी चाहिए 12 के बराबर। आपको किसका मान चाहिए 2r का, इसलिए 2r इज इक्वल टू 12 अपॉन पाई इंटू 2। देख लो आप, ये 2r, ये 2 उधर भेज दिया, 12 को ऐसे रखा और ये पाई से डिवाइड कर दिया, किस में रख दो 2 में, 2 से। अब अगर मैं चुंबकीय आघूर्ण दिखाऊं तो m 2r की जगह कितना रख दें अपन 12 इंटू 2 अपॉन पाई। m इंटू 12 को आप क्या कहोगे कैपिटल M, यानी m3 इज इक्वल टू 2m अपॉन पाई। तो कहने का मेरा मतलब है कि दंड चुंबक के लिए चुंबकीय आघूर्ण अपने को स्थिर विद्युत की से कॉपी करना डायरेक्ट, बिना किसी, हर चीज, दिशा भी अपन ने बता दी S से N की ओर। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि दिशाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। S से N की ओर, अक्ष की दिशा में, है ना साहब। और उसको ऑपरेट करके भी दिखा दिया, इसका मात्रक भी इंपॉर्टेंट है, यह भी बता दिया। अब ऑपरेट में देखो कंडीशंस हैं, कंडीशन बहुत सारी आपके सामने आ सकती है, जो मुझे लगा आपको बताना उचित है वो मैंने आपके सामने परोस दी। क्लियर सब।